हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के प्रश्न हमारे भौगोलिक चिंतन का इतिहास से संबंधित हैं। आइए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट डी मांजिया का संबंध किस भौगोलिक स्कूल से है? विकल्प हैं फ्रांसीसी स्कूल, जर्मन स्कूल, अमेरिकी स्कूल, रूसी स्कूल। सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी स्कूल। अगला प्रश्न है ला जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प है ब्लास, ब्रून्स, डिमेंजिया, मार्टोनी। सही उत्तर हो जाएगा ब्रून्स। सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भूगोलविद दिया है, दूसरी तरफ दिया है जिस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया है, इन्होंने पढ़ाया है। ब्लास सारबोन विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं, डिमांजिया लीली विश्वविद्यालय, ब्रून्स कॉलेज डी फ्रांस, रैकलस लियोन्स विश्वविद्यालय। सही सुमेलित नहीं है। विकल्प घ रैकलस लियोन्स विश्वविद्यालय फ्रांस का रीटर कहलाता है। विकल्प है रैकलस, ब्रून्स, ब्लास, मार्टोनी। इसका हो जाएगा सही उत्तर रैकलस। किस भूगोलविद का संबंध भौतिक भूगोल से है? ब्रून्स, मार्टोनी, ब्लास, रैकलस। भौतिक भूगोल से संबंधित हैं मार्टोनी। विकल्प नंबर ख मार्टोनी। पुस्तकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ भूगोलविद का नाम दिया है। नावेल जियोग्राफी यूनिवर्सल पुस्तक का नाम है रैकलस। प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन रचनाकार हैं ब्लास। ला जियोग्राफी ह्यूमन रचनाकार हैं ब्रोन्स। प्रॉब्लम्स डी जियोग्राफी ह्यूमन रचनाकार हैं डिमांजिया। विकल्प है क विकल्प 1 और 2 सही है। ख विकल्प 1, 2, 3 सही है। ग विकल्प 1 और 3 सही है। घ सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। घ। अगला प्रश्न है अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प है 1899, 1904, 1882, 1919। सही विकल्प हो जाएगा 1904। अगला प्रश्न है अपवर्तन चक्र सिद्धांत कब संस्थापित हुआ? 1899 में, 1909, 1904, 1882। सही विकल्प हो जाएगा 1899 में। अपवर्तन चक्र सिद्धांत किसने स्थापित किया था? W.M. डेविस। W.M. डेविस किस देश के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका मानव भूगोलवादी थे या भौतिक भूगोलवादी थे? तो उत्तर हो जाएगा भौतिक भूगोलवादी थे। निम्न में से कौन संभववादी विचारक है? विकल्प हैं सैम्पुल, मॉरिस डेविस, सैलिसबरी, मार्क जेफरसन। इसमें सही उत्तर हो जाएगा मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन संभववादी थे। सैम्पुल, मॉरिस डेविस, सैलिसबरी तीनों लोग नियतिवादी पर्यावरणवादी थे और सैम्पुल, मॉरिस, सैलिसबरी, जेफरसन ये चारों लोग का संबंध अमेरिका से ही है। ये अमेरिकी स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित हैं।
प्रधान नगर का नियम लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी जो कि 1939 में संस्थापित हुआ, विकसित किया गया है किसके द्वारा? हंटिंगटन द्वारा, ईसा बोमैन द्वारा, मार्क जेफरसन द्वारा, ग्रिफिथ टेलर द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा मार्क जेफरसन द्वारा। इसमें चारों भूगोलविदों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अमेरिकी स्कूल ऑफ जियोग्राफी। सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ किताब का नाम दिया है, दूसरी तरफ ये किताब किस सन में प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह पुस्तक रैटजल की है, 2 खंडों में प्रकाशित है। रैटजल एक किताब 1909, इसमें बताना सुमेलित नहीं है, इसका प्रकाशन वर्ष दिया है 1909। अगली किताब है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये किताब प्रकाशित हुई 1911 में। यह किताब इसी सैम्पुल की है, जिनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भूदृश्य की आकारिकी, द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये किताब कार्ल सावर की है। कार्ल सावर का भी संबंध यूएसए से है। यह किताब कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। भूगोल की प्रकृति, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये किताब प्रकाशित हुई 1939 में। इनका भी संबंध, हार्टोन का संबंध अमेरिका से है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब आई थी 1882 में, 1882 ईस्वी में। प्रथम खंड एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड 1882 में प्रकाशित हुआ था। निम्न में से कौन नियतिवादी हैं? विकल्प हैं कार्ल सावर, हार्ट शोल, मार्क जेफरसन, हंटिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हंटिंगटन। हंटिंगटन पर्यावरणवादी, नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे। इसमें चारों लोगों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ग्रिफिथ टेलर ने नगर विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ग्रिफिथ टेलर ने नगर विकास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने भागों में विभक्त किया है? विकल्प हैं 6 भाग, विकल्प है 7 भाग, 6 भाग, 8 भाग, 5 भाग। सही उत्तर हो जाएगा 7 भाग। आप पीछे प्रश्न में देखिए, नगर विकास की अवस्था का चर्चा की गई है। नगर विकास की चर्चा है, यहाँ पे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है, और दोनों का वर्गीकरण 7 प्रकार से ही किया गया है। तो ध्यान रखिए, आपको याद होना चाहिए। नगर विकास की अवस्था का वर्णन भी 7 प्रकार से किया गया है, और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भी 7 प्रकार से किया गया है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का प्रश्न पीजीटी में पूछा जा चुका है, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है पीजीटी उत्तर प्रदेश में। किस जर्मन भूगोलविद ने भूगोल को सर्वप्रथम 2 खंडों में विभक्त किया? विकल्प है वारेनियस, हमबोल्ट, रीटर, रैटजेल। चारों विकल्प, चारों लोग जर्मनी से हैं। सही विकल्प हो जाएगा वारेनियस। वारेनियस। अगला प्रश्न है, डी व्हिटलसी ने प्रदेशों के पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ रीजन्स, जो कि 1954 में आया था, में कितने चरण बताए हैं? प्रदेशों का पदानुक्रम
1954 में कितने चरण बताए हैं? विकल्प है 7 चरण, 6 चरण 6 स्टेप, 5 चरण 5 स्टेप, 4 स्टेप। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 स्टेप बताए हैं, 4 चरण बताए हैं। डी व्हिटलसी ने प्रदेशों के पदानुक्रम में प्रथम चरण क्या बताया है? प्रथम चरण बताया है, विकल्प पढ़ देते हैं पहले। चारों विकल्प है स्थानीय प्रदेश, लोकेलिटी, दूसरा विकल्प है जनपद, डिस्ट्रिक्ट, तीसरा विकल्प है प्रांत, प्रोविंस, चौथा विकल्प है परिमंडल, रिलिम्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय प्रदेश, लोकेलिटी। और इसी क्रम में, एक क्रम जो बनाए हैं हम प्रश्न का, इसी क्रम में भी वो हैं भी। सबसे प्रथम पद है, प्रथम चरण है लोकेलिटी, सेकेंड पद है डिस्ट्रिक्ट, चौथा चरण है प्रोविंस, अंतिम चरण है और चौथा चरण है रेलिम्स, परिमंडल। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि डी व्हिटलसी प्रदेशों के पदानुक्रम में अंतिम चरण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा परिमंडल या रेलिम्स। आइए आगे देखते हैं। अनुप्रयुक्त भूगोल, एप्लाइड ज्योग्राफी के लेखक हैं। विकल्प हैं डडले स्टॉम्प, जॉर्ज इनेडी, कार्ल सावर, हार्टशोर्न। इसका सही उत्तर हो गया डडले स्टॉम्प। डडले स्टॉम्प ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं। कौन से ज्योग्राफर हैं? ब्रिटिश। इनका भूमि उपयोग सर्वेक्षण से संबंधित कार्य बहुत ही प्रसिद्ध है। डडले स्टॉम्प। सोइल सर्वे, भूमि उपयोग। आगे हमने प्रश्न में कथन बहुत सारे पूछे जा रहे थे भूगोलविदों के परीक्षाओं में, और ये प्रश्न खुद पूछा था पीजीटी में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे मुख्य कथनों को यहाँ पे समाहित किया है, जिसको आप पढ़ेंगे बार बार तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको आसान हो जाएगा प्रश्नों का उत्तर हल करने में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ब्लास। ज़्यादातर जो बड़े नाम हैं, जैसे ब्लास हैं फ्रांस में, हमबोल्ट नाम है जर्मनी में, तो ऐसे ज़्यादातर जब विकल्प आते हैं तो ज़्यादातर ध्यान आप लोगों को बड़े नामों पर ही जाना चाहिए, क्योंकि कथन बड़े नामों द्वारा ही दिया गया है, जबकि बाकी के लोग जो है कथन जो है नहीं दिए हैं। तो बड़े लोगों के ही कथन, यदि विकल्प माना, तुक्का माना याद नहीं हो तो बड़े नामों को शामिल करिए आप लोग। अगला विकल्प है, चलिए शुरू करते हैं। ब्लास ने क्या कहा है? ब्लास के अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। ब्लास का कथन क्या है? मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। ब्लास जो कि एक संभववादी विचारक हैं और इनका संबंध फ्रांस से है। इन्होंने बहुत सारी पार्थिविकता का सिद्धांत, लघु पेज, जेनरेटिवाई आदि अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है ब्लास जी ने। ब्लास का अगला कथन है, मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल यही प्रश्न पूछा था पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। ये कथन किसका है? ब्लास का है। मनुष्य को ऊपर रखा है, प्रकृति को नीचे रखा है। यही संभववादी संकल्पना की परिभाषा भी है, जिसमें मनुष्य ऊपर रहता है, प्रकृति नीचे रहती है। ब्लास के अनुसार, ब्लास का कथन है, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं
और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। हमने कहा था ना कि पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया है? पार्थिव एकता का सिद्धांत ब्लास ने दिया है। देखिए कथन में भी इनके समाहित है, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। अगला कथन है ब्रोन्स के अनुसार हमसे संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है अथवा घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या परिवर्तन रहित नहीं है। यह कथन किसका है? ब्रोन्स का है। आगे देखते हैं लूसियन फेब्रे का कथन क्या है? कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। यह कथन किसका है? लूसियन फेब्रे का। लूसियन फेब्रे का संबंध फ्रांसीसी थॉट से है, फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है। अगला कथन है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, इनका कथन है प्रकृति प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है किंतु उनके गंतव्य को बदलती नहीं है। यह कथन किसका है? ग्रिफिथ टेलर का। और यह कथन उन्होंने किस संबंध में दिया था? उनका यह संबंध आया था नवनियतिवाद, वैज्ञानिक पर्यावरणवाद, और इसी से संबंधित उन्होंने एक और कोटेशन दिया था, रुको और जाओ, दिया था ना? हाँ, वही कथन है, उसी संबंधित नवनियतिवाद, नव पर्यावरणवाद, नव निश्चयवाद। इस परिकल्पना के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे और ये उनका कथन है। आगे देखते हैं हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल मानव गृह के रूप में, हाउस ऑफ माइन, मानव गृह के रूप में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कथन किसका है? हार्टशोर्न के अनुसार। हार्टशोर्न कहते हैं मानव भूगोल मानव गृह के रूप में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। अगला कथन है हार्टशोर्न के अनुसार वास्तव में भूगोल का एक एकीकृत क्षेत्र है जिनके कुछ लक्षणों पर प्रकृति का तथा अन्य पर मनुष्य का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। ओके, ये कथन किनका है? हार्टशोर्न के अनुसार। हार्टशोर्न की एक विशेषता है कि इन्होंने भूगोल में द्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने एकीकृत मानकर क्रमबद्ध अध्ययन किया भूगोल का। भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल ऐसे नहीं किया उन्होंने क्रमबद्ध और एकीकृत विषय मानकर उसका अध्ययन किया, सबको एक पुस्तक में समाहित करके अध्ययन किया। WM डेविस के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको पता होगा, फिर भी हमें याद दिलाने के लिए आपको इसमें समाहित कर लिया है। देखते हैं कोई भी स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। किसका कथन है? WM डेविस, अमेरिकी स्कूल ऑफ थॉट से इनका संबंध है। कोई भी स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सबसे प्रथम में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? संरचना का प्रयोग किया है, प्रक्रम का प्रयोग किया है, अवस्था का प्रयोग किया है। तो आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने संरचना, स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है, अंत में अवस्था का प्रयोग किया है। और हम पूरी तरह से इसको अनुभव के आधार पर, परीक्षा में आए प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं परीक्षा खुद देता हूँ। तो आप एकदम ध्यान में रखिए कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। H.H. बैरोज के अनुसार भूगोल मानव परिस्थितिकी का अध्ययन है। भूगोल मानव परिस्थिति का
अध्ययन है। ह्यूमन इकोलॉजी, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। यह किसका कथन है? H.H. वेरोज का। इनका संबंध, वेरोज का संबंध अमेरिकी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है। डार्विन के अनुसार इनकी पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। डार्विन का संबंध ब्रिटेन से है। इनका कथन है जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं वह थोड़े समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार सक्षम जीवों से ही जाति का विकास होता है। ओके, यह कथन किसका है? डार्विन का कथन है। यह कथन सामान्य जीवन में भी लागू होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। जीव हों चाहे मनुष्य हों, सबको अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो नष्ट होने जाएंगे या नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जो लोग बचे रहेंगे वहीं जो है अपना प्रोग्रेस कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। डार्विन का कथन, ये कथन उन्होंने किस पुस्तक में दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। ब्रिटिश जियोग्राफर हैं। ये रचना कब आई थी? 1859 में। सारे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। ओके, आगे देखते हैं। इसी सैंपल के अनुसार, इसी सैंपल की कथन है मानव भूतल की उपज है। आराम से पढ़ना है। मानव भूतल की उपज है, वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है। किसका कथन है? इसी सैंपल की है। इसी सैंपल का संबंध किस स्कूल ऑफ थॉट से है? ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी से इनका यह कथन है। ये रेडजल की शिष्या थे। रेडजल की जो किताब है एंथ्रोपो ज्योग्राफी, उसके प्रथम खंड से ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि प्रथम खंड जो है पर्यावरणवाद या निश्चयवाद का समर्थन करता है, प्रकृति को महत्वपूर्ण देता है। और रेडजल की जो दूसरी पुस्तक है, दूसरा खंड है एंथ्रोपो ज्योग्राफी का, वो उसका झुकाव मानव गतिविधियों पर जोर देता है, जो कि संभववाद से संबंधित है। तो इन्होंने भूतल एंथ्रोपो ज्योग्राफी के प्रथम खंड से प्रभावित हैं और ये कट्टर समर्थक हैं पर्यावरणवाद के। उसी से संबंधित एक कथन भी है। ये कथन किस विचार को प्रदर्शित करता है? इसी सैंपल का प्रश्न बन सकता है। यह इसी सैंपल का यह कथन पर्यावरणवाद निश्चयवाद को प्रकट करता है। अब प्रश्न पढ़ के इस समझ सकते हैं। मानो कि भूतल की उपज है, वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है। माने यहाँ पर सब कुछ जो है प्रकृति है, मनुष्य नथिंग इन दिस कोटेशन अकॉर्डिंग टू द सैंपल। आइए आगे देखते हैं। रीटर के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी तरह फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी की रचना मानव जाति के उपयोग के लिए हुई है। कथन तो संभववादी लगता है कि रीटर के अनुसार जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी की रचना मानव जाति के उपयोग के लिए हुई है। यह कथन किसका है? रीटर के अनुसार है। रीटर के अनुसार है। रीटर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। हमबोल्ट और रीटर, दो नाम, आधुनिक भूगोल के संस्थापक। हेरोडोटस के अनुसार यूनानी इतिहासकार भूगोलविद हेरोडोटस के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसको मैंने
परीक्षा में देख चुका हूँ, उत्तर प्रदेश पीजीटी देता हूँ तो उसमें मुझे प्रश्न मिल चुका है और मैंने सही आंसर करके आया था उस समय भी, और प्रश्न उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको यहाँ पर भी शामिल किया है। और प्रश्न कथन है, ये है इतिहास लेखन भूगोल सापेक्ष होना चाहिए। इतिहास लेखन भूगोल सापेक्ष होना चाहिए और साथ ही भौगोलिक अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। ओके, बहुत अच्छा। इतिहास लेखन भूगोल सापेक्ष होना चाहिए और साथ ही भौगोलिक अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। इतिहास भूगोल एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, इनका सार ही है कहने का। कथन याद होना चाहिए, कथन ध्यान में समझना चाहिए, कथन की बातें जो समझना चाहिए। अगला कथन है हेटनर के अनुसार। हेटनर का कथन है भूगोल पृथ्वी की सतह का क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की सतह का क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। किसका कथन है? हेटनर का कथन है। इन्होंने एक संकल्पना दी थी, क्षेत्रवर्णी विज्ञान, क्षेत्रवर्णन की संकल्पना, कोरोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी। किनका है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, क्षेत्रवर्णी, किनका कथन है? हेटनर का कथन है। आखिरी और अंतिम कथन है हमबोल्ट के अनुसार। हमबोल्ट आप जानते हैं, बड़ा नाम है, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। हमबोल्ट के अनुसार भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। और आप इसका अंग्रेजी वर्जन जरूर ध्यान दीजिए, छोटा सा है, याद भी रहेगा। और इससे भूगोल में शब्दावली में अंतर आ जाएगा, लेकिन अंग्रेजी शब्दावली में अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए आप ई वाला कथन जो है, ई वाला कथन अंग्रेजी में याद करिए। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर। ओके, यह अंतिम प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।